मेरे सामने मौजूद इस यूथ इजलास के अंदर आए हुए तमाम ही मेरे नौजवान साथी, बुजुर्ग हजरात, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं मालेगांव शहर के तमाम ही नौजवान साथियों का, इस प्रोग्राम के अंदर आए वो तमाम ही नौजवान साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकालकर इस यूथ इजलास को आपने कामयाब किया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और वो तमाम ही नौजवान साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने इस इजलास को कामयाब बनाने के लिए मेहनत की, जद्दोजहद की, दावतनामा पहुंचाया। ऐसे तमाम ही नौजवान साथियों का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और तमाम ही नौजवान साथियों को सलाम करता हूं कि आपने आज ये साबित कर दिया कि नौजवानों की फौज, शेख रशीद साहब जब दुनिया में मौजूद थे उस वक्त भी आप साथ थे, और शेख रशीद साहब, खलील दादा आज दुनिया में हमारे साथ नहीं है, उसके बावजूद भी आप साथ हो। मैं आपको बहुत बहुत सलाम पेश करता हूं। मेरे तमाम ही साथियों ने अपनी अपनी बातों को रखा और आपको आने वाले असेंबली इलेक्शन के ताल्लुक से और शहर के सियासी हालात के ऊपर अपनी अपनी बातों को मेरे साथियों ने रखा। सबसे पहले मैं मेरे तमाम ही मुकर्रिर साथियों ने जो तकरीरें की, अगर उसमें कुछ भी गलतियां हुई होगी तो मैं उनके तरफ से मैं सबसे पहले तो माफी चाहता हूं, माजरत चाहता हूं। जज्बात में कुछ जुमले निकल जाते। यह हमारा मालेगांव शहर मस्जिद और मीनारों का शहर है दोस्तों। और अल्लाह का बहुत एहसान व करम है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर ऐसा शहर हमको कहीं नजर नहीं आता। हम उस शहर के नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, और उस शहर के हम नौजवान हैं और हम उस शहर के मुसलमान हैं। आज मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं लूंगा, लेकिन आज आप लोगों को यहां बैठकर यह मालेगांव शहर, तारीखी शहर, पूरे मालेगांव शहर की आवाम को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आज हम कहां खड़े हैं, आज हम किस मोड़ के ऊपर खड़े हैं, हमारा मुस्तकबिल कहां है, हमारा शहर कहां जा रहा है, हमको कैसा बुज़दिल बनाया जा रहा है, हमको कैसा कमजोर बनाया जा रहा है। यह आज हम लोगों को सोचना है, समझना है और आने वाले दिनों के अंदर आपको फैसला करना है। खास तौर पर नौजवान साथियों को, खास तौर पर इस शहर के उलमाओं को फैसला करना है आने वाले दिनों के अंदर हमको क्या तय करना है।
इस महाराष्ट्र के अंदर 288 असेंबली के एमएलए चुनकर महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर जाकर बैठते हैं दोस्तों। 288 एमएलए होते हैं चुनकर जो जाते हैं, वो हर समाज, हर धर्म, हर जात के लोग जाकर वहां पर चुनकर जाकर नुमाइंदगी करते हैं महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर। हमारा शहर बहुत हसास, बहुत मजहबी है। 5 साल पहले 2019 में यह शहर ने एक फैसला किया, शहर के नौजवानों ने फैसला किया, शहर की मां बहनों ने फैसला किया, शहर के बुजुर्गों ने फैसला किया, शहर के उलमाओं ने फैसला किया कि एक आलिम, एक मुफ्ती शहर का एमएलए बनेगा और वो असेंबली के अंदर बैठेगा, शेख आसिफ नहीं चलेगा। मैंने उस फैसले को मंजूर किया और आपके फैसले को सर आंखों पर लिया। 5 साल गुजर गए, अब वक्त आया है कि 5 साल का हिसाब आपको लेना है, यह शहर की आवाम को लेना है, यह शहर की मां बहनों को लेना है, यह शहर के बुजुर्गों को लेना है। अब आपको हिसाब लेने का वक्त आ गया है। यह वही शहर है जो हरा झंडा लेकर एमआईएम को सर पर बैठाने का काम 5 साल पहले शहर की आवाम ने किया था। जज्बाती सियासत नौजवानों के ऊपर हावी रही, मजहबी सियासत शहर के ऊपर हावी रही। शहर ने फैसला कर दिया कि एमआईएम का उम्मीदवार वहां जाकर बैठेगा और मालेगांव शहर की नुमाइंदगी करेगा और महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करेगा। महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम के 2 एमएलए चुनकर आए, एक मालेगांव से और एक धुलिये से। आपने क्या 5 साल के अंदर कभी जायजा लिया? क्या आपका एमएलए जिन्होंने आपने जिसको वोट दिया वो 5 साल में आपकी नुमाइंदगी किया या नहीं किया? क्या आपने कभी फैसला किया? क्या कभी आपने सोचा? क्या कभी आपने देखा कि क्या मकसद से, क्या जिम्मेदारी आपने वहां सौंपी थी? क्या आपने कभी उसका जायजा लिया? आज वक्त आ गया है कि आपको जायजा लेना पड़ेगा दोस्तों। अगर कोई एक एमएलए चुनकर आता तो उसकी यह जिम्मेदारी नहीं होती कि वो उसकी शहर की सिर्फ नुमाइंदगी कर सकता। उसकी यह नुमाइंदगी, उसकी जिम्मेदारी होती है कि अगर महाराष्ट्र के मुसलमानों के साथ कहीं भी अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई ताकतें जुल्म कर रही है, तो कोई भी मुसलमान एमएलए या कोई भी हिंदू भाई एमएलए खड़े रह के महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर बोल सकता है, आवाज उठा सकता है। क्या एक मर्तबा भी आपके लिए आवाज उठाई गई क्या? या ये महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए आवाज उठाई गई क्या? आप कुछ सोचिए, समझिए और फैसला कीजिए। फैसला करिए आप लोग। क्या हुआ इन 5 सालों में? मुझे बताइए। मैं किसी के जात या धर्म के महापुरुषों के खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन बोलना इसलिए पड़ता है कि अगर कौम के नाम पर, मिल्लत के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर अगर मजहब की दुआई देकर अगर आपने वोट ली तो आपके ऊपर हमारा जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि इन लोगों से सवाल करना चाहिए। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रख दिया गया, रखा गया कि नहीं? क्या हमारे शहर के एमएलए साहब ने महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर आवाज उठाने का काम किया क्या? मैं आपसे सवाल करता हूं। संभाजी नगर रख दिया गया, आवाज उठी? नहीं उठी। इसके जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? ये वही महाराष्ट्र है, ये वही औरंगाबाद शहर है जहां से एमआईएम का एक खासदार भी
भी चुनकर गया, एमआईएम का एक एमएलए भी 2014 में चुनकर आया। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि महाराष्ट्र के असेंबली के अंदर ये आवाज उठाते कि क्यों औरंगाबाद का नाम तब्दील किया जा रहा है? इनकी जिम्मेदारी थी, इन्होंने आवाज नहीं उठाया। दोस्तों, उस्मानाबाद जिला जो हम बोला करते थे, उस्मानाबाद का नाम भी इसी 5 सालों के अंदर बदलने का काम किया गया। धाराशिव नाम रख दिया गया उस्मानाबाद का। क्या यह महाराष्ट्र के अंदर 2 एमएलए चुनकर आए? क्या हमारे शहर के एमएलए ने वहां पर आवाज उठाने का काम किया? क्या कभी आपने ये सोचा? कभी आपने नहीं सोचा। दोस्तों, आज अहमदनगर का नाम तब्दील कर दिया गया। अहिल्याबाई होलकर के नाम से नाम रख दिया गया। क्या हमारे शहर के एमएलए या जितने भी महाराष्ट्र के अंदर मुसलमान एमएलए थे, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये नौजवान आपको सोचना है, ये शहर की आवाम को सोचना है, किस लिए आपने वोट दिया? किस लिए आपने वोट दिया? बताइए मुझे आप। इन 5 सालों के अंदर क्या हुआ? हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई। रामगिरी महाराज ने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की। ये सिर पर जाकर शहीदों की यादगार के पास एहतजाज दर्ज करने का काम किए। आज क्या मैं बोल रहा हूं, आज आदिवासी भाई जितने एमएलए महाराष्ट्र के अंदर, उनके समाज के ऊपर उनका आरक्षण खत्म करने की बात की जा रही थी, आज पूरे महाराष्ट्र के वो आदिवासी आमदारों ने, एमएलए लोगों ने मंत्रालय के ऊपर से जाली के ऊपर छलांग मार दी, वहां एहतजाज किया, क्योंकि उनके समाज के ऊपर बात आई। क्या हमारे शहर के एमएलए मुंबई जाकर क्या उन्होंने कभी एहतजाज किया? क्या मुख्यमंत्री के सामने बैठे? क्या वहां पर आजाद मैदान में धरना दिए? क्या इसका जवाब कौन पूछेगा? कौन पूछेगा? नितेश राणे जो बीजेपी का एमएलए, उसने क्या किया? मालेगांव शहर के अंदर आता है, मालेगांव शहर के अंदर आता है, किले के ऊपर चला जाता है। किले के ऊपर उसकी इतनी हिम्मत और ताकत हो गई और किले की तरफ बस्ती के ऊपर नजर डालकर उंगली बताकर यह बोलता है कि यह बस्ती कमिश्नर बाजू में है, और उसके ऊपर कमिश्नर उसका सत्कार करता, इस्तेकबाल करता और उसको बोलता, तेरे पास बुलडोजर नहीं होगा तो मैं बुलडोजर लाकर तोड़ डालता हूं ये बस्ती को। ये किसके राज में हुआ? इन 5 सालों के अंदर हुआ ये। क्या कभी आपने सोचा? क्या कभी आपने समझा? क्या आप हिसाब नहीं लोगे? क्या हुआ हमारे शहर के अंदर? गढ़ की यात्रा का मैं बार बार बोल रहा हूं। मैं पहले ही बोलता हूं कि मैं किसी के धर्म के खिलाफ नहीं हूं, किसी के धर्म के खिलाफ मैं नहीं हूं, लेकिन गढ़ की यात्रा के ऊपर ये 5 सालों के अंदर क्या हुआ मुझे बताइए। यही मंत्री दादा भूसे साहब, इनका लड़का आविष्कार भूसे, इनके कार्यकर्ताओं ने दरे गांव के पास में 5,000 10,000 लोगों का मजमा लगाकर गढ़ की यात्रा को रमजान महीने के अंदर लेकर गए। शहर से तरावी की नमाज चल रही है, अफ्तार का वक्त हो रहा है, नंगा नाच करते गए। क्या एमएलए ने एक मुजम्मत की या धरना दिया या इनके खिलाफ मेमोरेंडम दिया? क्या यह फैसला अब आपको करना है। ये कभी ऐसा नहीं हुआ, 2 सालों से ऐसा हुआ। कब आप सवाल करोगे? ये शहर के अंदर हुआ, ये शहर के अंदर हुआ। दोस्तों, आज और साधु नरसिंह नंद ने
आज हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी किया, वो नालायक ने, वो ढोंगी ने, मैं मुजम्मत करता हूं। मुझे बताओ, कभी महाराष्ट्र के अंदर हमारी हुजूर की शान में गुस्ताखी होगी, कभी यूपी के अंदर गुस्ताखी होगी, कभी महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों के अंदर गुस्ताखी होगी? तो इसका जवाब कौन देगा? कौन देगा जवाब? ये जवाब देने की जिम्मेदारी ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, या पार्लियामेंट के अंदर इसका जवाब दिया जाना चाहिए, या असेंबली के अंदर जवाब दिया जाना चाहिए। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं मुल्क के। महाराष्ट्र के हमारी हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही है, मस्जिदों में घुसकर मारने की बात की जा रही है। अब यह फैसला आपको करना है कि आने वाले दिनों के अंदर इस शहर का एमएलए कैसा चाहिए आपको। 5 साल आपने देखा, 5 साल आपने देखा कि नाकाम शख्स साबित हुए मुफ्ती इस्माइल साहब। एक आवाज नहीं उठाई। लेकिन अब अगर आपको, अगर ये ऐसे हराम के पिल्ले अगर हमारी हुजूर की शान में गुस्ताखी करेंगे, मस्जिद में घुसने की बात करेंगे, मुसलमानों पे मॉब लिंचिंग करेंगे, मुसलमानों को मारने का काम करेंगे, लहो जिहाद और लैंड जिहाद की बात करेंगे, तो कैसा एमएलए आपको चाहिए? आप फैसला करो। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, आप तैयार रहो। महाराष्ट्र के असेंबली के अंदर भेजो। कसम खुदा और रसूल की, अगर किसने भी अगर महाराष्ट्र के अंदर घूमकर हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की, अगर मारने की बात की, कसम खुदा की महाराष्ट्र असेंबली के अंदर ये शेख आसिफ हाथ छोड़ने भी डरेगा उड़ेगा नहीं, नहीं डरेगा। कर लो फैसला, निकल जाओ बुजदली से। तैयार हूं, मैं तैयार हूं। ना हमने कभी पहले डरे, ना आज डरे, और ना कल डरने वाले हैं। फैसला आपको करना है, शहर को करना है। मुझे बताओ, बताओ भैया फारूक, सिर्फ ऐसे ही दे, दोनों दे, वो भी ला। ये क्या है भैया? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये 2 झंडा है, ये झंडा है, ऊपर रख, तिरंगा ऊपर होना है। ये क्या है? ये क्या है? एक फिलिस्तीन का झंडा है और एक हमारे देश का, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, उसका झंडा है, तिरंगा हमारा, जो हमारा गर्व है, हमको उस पर फख्र है। क्यों लहराया मैंने? क्यों लहराया यहां पर? इसलिए लहराया, मुझे कानून समझता है। कानून क्या हमारे देश की पॉलिसी, हमारे मुल्क की पॉलिसी फिलिस्तीन के साथ मोहब्बत वाली है, हमदर्दी वाली है। इसके लिए दोनों झंडा लाया हूं। मुझ पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर मुझ पर कानूनी कार्रवाई करना है, पुलिस को केस करना है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को केस करना है, तो पहले अपनी पॉलिसी तब्दील करो। यह शेख आसिफ आज तुमको बोलता है। उसके बाद मेरे ऊपर कार्रवाई करना। लेकिन क्या हुआ मुझे बताओ? वो वीडियो लास्ट में सुन के जाना। क्या हुआ ये शहर के अंदर, क्या हुआ मुझे बताओ। मेरा आपसे सवाल है नौजवानों। हम दुआएं करते अल्लाह से, अल्लाह ताला फिलिस्तीनियों की मदद करे,
मस्जिद अक्सा के लिए दुआएं करते, वहां के मासूम बच्चों के लिए दुआएं करते, और हमारी हुकूमत से हम बोलते हैं कि फिलिस्तीन के साथ खड़े रहो, वहां के मासूमे के साथ खड़े रहो, और इजराइल की हम मजम्मत करते हैं। एक नौजवान ने, सर्वे नंबर 57 का एक नौजवान, उसने ईदगाह के ऊपर झंडा लहरा दिया। झंडा लहराया था कि नहीं फिलिस्तीन का? कोई कानूनी कार्रवाई हुई, जेल गया, लेकिन उसके फौरन बाद यहां मीडिया वाले हैं, उन्होंने शहर के एमएलए से पूछा, इंटरव्यू लिया। बोले एमएलए साहब, एक बच्चे ने यहां पर, नौजवान ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया, तो आपका क्या बोलना है? बोले मेरे उससे कोई ताल्लुक नहीं रह सकता, तो ये 7 लाख आबादी का कैसे खड़े रह सकता है, ये फैसला आपको करना है, ये शहर को करना है। एक नौजवान के साथ नहीं खड़े रह सकता इस शहर का एमएलए, तो कैसे आपका साथ दे सकते? कैसे शहर के नौजवानों का साथ दे सकते हैं? मुझे बताओ, मेरा सवाल है। आपको सोचना है नौजवानों, आपको फैसला करना है, यह शहर को फैसला करना है, शहर की मां बहनों को फैसला करना है, जो मुसल्ले पर बैठकर फिलिस्तीन की हिमायत के अंदर फिलिस्तीन के मासूमों के लिए दुआएं करती है। उस मां बहनों को सोचना है, वो बुजुर्गों को सोचना है जो ताज्जुद में उठकर फिलिस्तीन के लिए दुआएं करते हैं, मस्जिद अक्सा के लिए दुआएं करते हैं, उनको सोचना है। अगर एक झंडा लेकर एक नौजवान के साथ नहीं खड़े रह सकते, शहर के एमएलए उसकी हिमायत में नहीं बोल सकते, तो वो तुम्हारे लिए क्या खड़े रहेंगे? ये सवाल तुम्हारे सामने है। शहर के नौजवानों, फैसला आपको करना है। बोल दिया उन्होंने। मुझे बताओ, 12 नवंबर कम से कम 100 से ज्यादा नौजवान जेल में थे, 100 से ज्यादा नौजवान थे। किसके लिए जुलूस निकला था? शहर बंद किसके लिए था? किसके लिए था? अरे हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, शहर बंद। अरे भीख मांगने वाला भी रास्ते पे नहीं था। एहतजाजी तौर पर मेमोरेंडम देने के लिए जा रहे थे। जो भी हालात बने, जो भी फतरा हुआ, जो भी वहां पर पुलिस और पब्लिक में झगड़ा हुआ, उसकी इंक्वायरी चल रही, उसमें कुछ बोलना नहीं है। लेकिन मुझसे भी मीडिया वालों ने सवाल किया, मैंने क्या जवाब दिया कि बाहर के लोगों ने आके पथराव किया पुलिस पर, सारा हॉस्पिटल पर। यह शेख आसिफ ने बयान दिया था कि बाहर के लोग आए थे, मालेगांव के नहीं थे। मैं तो साबी के एमएलए, हमारे शहर के एमएलए ने क्या बोला? शहीद अब्दुल हमीद रोड के नौजवान, एक पार्टी के नौजवान, अज्जू लस्सन वाला एक पार्टी का जिम्मेदार, बोले नशा और कुत्ता गोली खिलाकर वहां पर प्लानिंग के साथ वहां पर बोले पत्थर रखे गए थे ब्रिज के नीचे, और एक प्लानिंग के साथ ये 12 नवंबर की घटना की गई। बोले इस तरीके का बयान ये शहर के एमएलए ने लोकल मीडिया पे नहीं, इंडिया टीवी के ऊपर रजत शर्मा के चैनल के ऊपर इंटरव्यू दिया गया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे शहर के नौजवानों को बदनाम करने का काम किया गया, और वो जेलों के अंदर गए, 1-1 साल जमानत नहीं हुई। हमारे नौजवानों को फंसा दिया, बदनाम करके कुत्ता गोली का आदी बना दिया, फंसाने का काम किया, पुलिस को जगह दी कि घुसो, जालो डालो इनको जेल में, जुल्म करो। इस तरीके का एमएलए, ये एमएलए, ये नुमाइंदा, ये शहर को चाहिए, ये शहर के नौजवानों को चाहिए। ये फैसला अब आप लोगों को करना है। 12 नवंबर में भी अल्लाह का करम है कि 5 लाख से ज्यादा रुपया
मैंने कई नौजवानों को छुड़ाने के लिए हाई कोर्ट तक गया और छुड़ा के लाया, न तो उनसे पूछ लेना। मदद की और करता रहूंगा। लेकिन आपको कैसा एमएलए चाहिए जो आपके लिए खड़े नहीं होता? ऐसा एमएलए नहीं चाहिए कि सर्वे नंबर 10 से गली के अंदर से भाग जाने वाला एमएलए अब यह शहर को नहीं चाहिए। अब यह शहर को नहीं चाहिए। यह फैसला आप लोगों को करना है। आप लोगों को यह फैसला आप करना पड़ेगा। शहर की आवाम से मेरा सवाल है कि आप सवाल पूछो, नौजवान सवाल पूछो। आपको बुज़दिल बनाने का काम किया गया, आपको डराने का काम किया गया और फिरका परस्त हमारे शहर पर मुकम्मल तौर पर हावी हो चुके हैं। ये आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। मुझे बताओ, कौम के नाम पर, मिल्लत के नाम पर मुसलमानों की दुआएं देकर 19 के अंदर आपसे वोट ली गई। क्या किया आज के एमएलए साहब ने? असेंबली के अंदर गए। मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरा जवाब दो कि 5 साल आप शिवसेना और बीजेपी के लोगों को एमएलसी के अंदर, राज्यसभा के अंदर आपने करोड़ों रुपया रिश्वत ली। करोड़ों रुपया रिश्वत लेकर बीजेपी और शिवसेना के लोगों को चुनकर देने का काम आपने वहां पर जाकर किया महाराष्ट्र असेंबली के अंदर। आप जवाब दो मुफ्ती इस्माइल साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा। इस शहर की आवाम को करोड़ों रुपया लिया गया। या तो बताओ कि पहले मैंने कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दिया, बताओ कि मैंने राष्ट्रवादी के उम्मीदवार को वोट दिया, सेकुलर पार्टी के उम्मीदवार को दिया, उसका नाम बता दो। वो वीडियो भी अभी आपको बताई जाएगी। आपको बेच डाला गया, आपकी वोटों का सौदा कर लिया गया। वहां पर शिंदे साहब आज के मुख्यमंत्री के साथ में जब ये चुन कर आए तो 6 दिन ये सरकारी गेस्ट हाउस में वहां पर थे वर्ली के अंदर, और 1 दिन ठाणा के एक होटल के अंदर ये थे। ये शिवसेना वाले इनको संभाल रहे थे और आप कौम के नाम पर, मिल्लत के नाम पर आपकी वोट ले जाकर वहां बेचने का काम इन्होंने 5 साल के अंदर किया। इसका जवाब मुफ्ती इस्माइल साहब आपको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा आपको। आपने शहर का सौदा किया, यहां के मुसलमानों का सौदा किया, मां बहनों के जज्बात से खेलने का काम किया, नौजवानों के जज्बात से खेलने का काम किया मुफ्ती इस्माइल साहब। आपने आपको इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इस शहर की आवाम को आप छुप नहीं सकते मुफ्ती इस्माइल साहब। आपको जब हिसाब देने का वक्त आया, हिसाब देने का वक्त आ रहा है, बस 10-15 दिन के अंदर आचार संहिता लगेगी, तो आपने क्या किया? आपने मेरे जैसा, हमारे साथियों की तरह ऐसा जलसा लेना चाहिए था। आपने 5 साल का हिसाब देना था कि मैंने ये तामीरी काम किया, वो तामीरी काम किया, ये मैंने तीर मारा, ये मैंने बंदूक मारा, ये बताना था, ये तोप मारा। तुमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं किया। मुफ्ती इस्माइल साहब, मैं ईमानदाराना अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर एक बात बोलता हूं। देखो, मुझे अल्लाह से मैं बहुत डरता हूं और अल्लाह से डरना चाहिए, बंदों से नहीं। मैं जहां पर मैं तबलीगी जमात की इज्जत करता हूं, मैं जमीयतुल उलमा की इज्जत करता हूं, मैं सुन्नी जमात की इज्जत करता हूं, मैं अहले हदीस जमात की इज्जत करता हूं, मैं तमामी मसलक के बहुत इज्जत करता हूं और करता रहूंगा, उलमाओं की बहुत इज्जत करता और करता रहूंगा। इसके अंदर कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं। और मुझे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है मुफ्ती इस्माइल साहब। अभी वीडियो ये नौजवान जो उस वक्त 15 साल के थे, 14 साल के थे, अल्लाह का करम आज 20 साल के बैठे, वो वीडियो देखेंगे, वो वीडियो देखेंगे। ये शेख आसिफ जब 14 में चुन कर आया और जब पहला इजलास असेंबली का नागपुर के अंदर था
आरएसएस के हेडक्वार्टर के अंदर इजलास था, आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर के अंदर असेंबली का। आशीष शेलार जो बांद्रा से एमएलए है बीजेपी का, उसने जमीयतुल उलमा के ऊपर पाबंदी की बात की थी। मुफ्ती इस्माइल साहब, आप उस वक्त भी सदर थे। मेरी दुआ है मुफ्ती इस्माइल साहब, आप जमीयतुल उलमा के ताहयात सदर रहे, लेकिन ये जमहूरी मुल्क है, ये शहर के अवाम ताहयात एमएलए नहीं रखने वाली। ये जमहूरी मुल्क, यहां वोट होती है। 5 साल आप हमेशा ताहयात एमएलए नहीं रहेंगे मुफ्ती साहब। मैं चुन कर गया, आशीष शेलार ने जमीयत उलमा के ऊपर पाबंदी की बात की और क्या कहा था कि जमीयतुल उलमा बम ब्लास्ट के आरोपी लोगों की, जो मुजरिम होते हैं, उनकी जमानत करवाती है। इस तरीके का इल्जाम लगाया और उनके ऊपर बहुत खराब इल्जाम जमीयत पे उस वक्त लगाया गया था। अल्लाह का करम है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर, मैं चैलेंज से बोल रहा हूं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर उस वक्त 2014 के अंदर जितने भी एमएलए चुनकर आए थे, अल्लाह का करम है कि शेख आसिफ ये मालेगांव का सपुत्र था, ये मालेगांव का लड़का था, इस मिट्टी का था कि वहां पर जमीयत की बाजू मानने का काम, जमीयत के बाजू से बोलने का काम ये शेख आसिफ ने किया था और दलील दिया था, दलील, मजबूत दलील दिया था। पाबंदी की बात आई तो मैंने वहां पर लड़ा और अल्लाह का करम है मुफ्ती इस्माइल साहब, अगर आपकी याददाश्त अगर अच्छी नहीं होगी तो जाके महाराष्ट्र की जमीयतुल उलमा जो गुलजार आजमी साहब है और उनके साथी आज भी है दुनिया में, उनसे जाकर पूछना कि आपने इस्तेकबाल किया था कि नहीं किया था, शेख आसिफ का इस्तेकबाल किया था कि नहीं, ये जाकर आप पूछना मुफ्ती इस्माइल साहब। क्या सबूत देने की बात कर रहे हो आप? जमीयतुल उलमा की मैं इज्जत करता हूं और करता रहूंगा। मैं तो यहाँ के जमीयतुल उलमा के उनके जो साथी है, जो ओहदेदारान है, उनका भी बहुत एहतराम इज्जत करता हूं। मैं उनसे अपील करता हूं कि मुफ्ती इस्माइल साहब अपनी चेयर बचाने के लिए आप का भी इस्तेमाल कर रहे, आप भी जरा इस्लाह कर लीजिए। मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, आप बोलिए, मुझे मालूम है मालिक सेठ बकरा, मैं उनकी बहुत इज्जत करता और करता रहूंगा। आप मालिक सेठ बकरा साहब, आपने कहा आपकी जमीयत की मीटिंग में कि बिलखोड़ी की जबान काट ली जाएगी, बिलखोड़ी की जबान काट ली जाएगी, आपने बोला मालिक सेठ, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। अल्लाह आपको और तौफीक दे, मैं आपकी इज्जत करता रहूंगा मालिक सेठ, लेकिन इस्लाह कर लो कि तुम किस रास्ते पे शहर को लेकर जा रहे हो, किस रास्ते पर लेकर जा रहे हो, या आप इस्लाह कर लो। मत आप जमीयत के आप जमीयत की आड़ में छुपो मत मुफ्ती इस्माइल साहब। आप ये शहर ने आपको जमीयत के नाम पर 5 साल पहले वोट नहीं दिया था, आपको एमआईएम के नाम पर वोट दिया था। आपको ये शहर के अंदर विकास बताना पड़ेगा, डेवलप बताना पड़ेगा। जमीयत के नाम पर आप नहीं छुप सकते मुफ्ती इस्माइल साहब, जमीयत के नाम पर आप नहीं छुप सकते मुफ्ती साहब, आपको इस शहर को जवाब देना पड़ेगा। मैं इज्जत करता था, करता रहूंगा। अगर मेरे भाई से या मेरे परिवार से या मेरे चाहने वालों से अगर कोई गलती हुई होगी तो मैं अल्लाह वास्ते आपसे भी माफी मांगता और महाराष्ट्र की जमीयत से भी माफी मांगता। लेकिन आप इस तरीके से राजकारण, गंदा राजकारण करोगे, ये मुझे अपेक्षा नहीं थी मुफ्ती साहब, ये अपेक्षा नहीं थी। इस तरीके का गंदा राजकारण नहीं होना चाहिए। अरे जब पैदा हुआ तो अल्लाह अकबर की अजान मेरे कान में भी गुजी, मेरे परिवार के कान में भी अजान दी गई। एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान को मानने वाले हम लोग भी हैं, लेकिन आप इस तरीके का भेदभाव अगर ये शहर के अंदर करना चाहते तो मुफ्ती इस्माइल साहब, ये शहर के लिए अच्छा नहीं है। वो भी एक कुर्सी के लिए, जो 2 टके की कुर्सी नहीं है, उसके लिए आप इस तरीके का गंदा राजकारण करोगे, ये अपेक्षा नहीं थी मुफ्ती इस्माइल साहब आपसे। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम ये शहर के अंदर जमीयत के नाम पर और पार्टी के नाम पर और खानदान के नाम पर अगर आप बांटने की कोशिश करेंगे तो मुफ्ती साहब ये अच्छा, ये शहर का मुस्तकबिल के लिए नहीं है, ये शहर के नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए नहीं है, यहाँ के मसलकी झगड़े के लिए मुस्तकबिल
उसके लिए ठीक नहीं है, बिरादरीवाद के लिए ठीक नहीं है, काला और गोरे के लिए ठीक नहीं है। यह हमारा एक शहर, एक ताकतवर शहर है, एक हिंदुस्तान के अंदर नाम रखता मस्जिद और मीनारों के शहर को तोड़ने की कोशिश मत करो मुफ्ती साहब। मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं, हाथ जोड़कर अपील करता हूं मुफ्ती साहब। कब तक? बस ना, भूख भरी नहीं, पेट खाली है। 10 साल ये शहर ने दिया मुफ्ती साहब, पहले टाइम तो 1 रुपया भी दिया, वोट भी दिया, 3 मेयर भी आपको दिए, 3 डिप्टी मेयर भी दिए, स्टैंडिंग चेयरमैन भी शहर ने दिया, आपके लिए दुआएं हुई, 2 मर्तबा एमएलए बन गए। अब कितना? कब काम करोगे? कब काम करोगे? आपको काम करना पड़ेगा मुफ्ती साहब। अच्छी बात नहीं है ये शहर के लिए। आज बाहालत मजबूरी में बोल रहा हूं, और मैं आज शहर के तमाम उलमाओं से, तमामी बुजुर्गों से, तमामी मेरी माँ बहनों से, तमामी नौजवान साथियों से, एक एक मासूम बच्चे से, एक एक उलमाओं से, मदरसे के बच्चों से, सभी मसलक की तंजीमों से, सभी तंजीमों के उलमाओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप फैसला कर लो, ये शहर का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। आपको फैसला करना पड़ेगा। अगर ये शहर ने फैसला नहीं किया, सर जोड़कर नहीं बैठे, तो ये शहर को अपनी जाति मुफाद के लिए कुछ लोग बर्बाद करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। अगर मैं यहां आज हिम्मत और ताकत से बोल रहा, तो मुझे मालूम है एक दिन मौत मुझे भी आनी है, एक दिन मुझे भी मौत आनी है। मैं किसी से डरता नहीं अल्लाह के सिवा। बहुत डराने की कोशिश हुई, बहुत दमबाजी की गई। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, खुले मंच से बोल रहा हूं, मीडिया के सामने बोल रहा हूं, स्क्रीन लगाकर बोल रहा हूं, यह शहर बर्बाद हो चुका है, बर्बाद। नौजवानों, यह शहर को संभाल लो, ये शहर को बचा लो। मुफ्ती इस्माइल साहब और जो हमारे मुखालिफ लोग हो, इन्होंने मिलकर दादा भूसे के साथ मिलकर यह शहर को लूट डाला है, लूट डाला है। शेख आसिफ जिम्मेदारी से आज इस अंसार जमात खाना ग्राउंड पर बोल रहा है, लूट डाला है। 200 करोड़ रुपए का टेंडर निकला, आपको पता है क्या? 200 करोड़ का टेंडर निकलता है। 60 करोड़ रुपया आपके जेब का पैसा, मेरे जेब का पैसा टैक्स का जाने वाला है। 140 करोड़ गवर्नमेंट से आने वाला है। दादा भूसे साहब ने टेंडर निकाला, हमारे हिस्से में कितना आया? 10 से 15 करोड़ भी दादा भूसे साहब ने दिया नहीं, 225 करोड़ रुपया उनके इलाके के अंदर लेकर चले गए, और जो 15 करोड़ रुपया इनको बांट दिया गया, और 60 करोड़ रुपया हमारा जा रहा है। इसका जवाब कौन देगा? मुफ्ती साहब, आप जिम्मेदार हो इस शहर को बर्बाद करने के लिए। 800 करोड़ रुपए के कर्जदार हम हो गए, 800 करोड़ रुपए के कर्जदार हम हो गए। ये कर्ज कैसे फिरेगा? हमारे ही टैक्स, हमारे ही कारखानों के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाएगा, हमारे ही घरों के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाएगा, हमारी दुकानों पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। आने वाले दिनों के अंदर ये शहर को टैक्स भरना पड़ेगा, सिर्फ टैक्स भरना पड़ेगा, सहूलतें कुछ नहीं मिलेगी आपको। ये बात याद रखना आप लोग। मैं शहर की आवाम से बोलना चाहता हूं, जाइए आप अपने इलाकों से, जहां जहां से भी आप आए, जाकर अपने अपने इलाके देखिए कि वहां पे रास्ता है क्या, रोड है क्या, गटर है क्या, संडास है क्या, गार्डन है क्या, सहूलत है क्या, पानी है क्या, बोरिंग है क्या? जाकर सहूलतें नहीं है, लेकिन उधर तमाम ही सहूलत ये 2-2.5 सालों के अंदर जब से प्रशासक राज आया, ये मुफ्ती इस्माइल साहब ने दादा भूसे साहब से साठ गांठ करके ये शहर को बर्बाद किया अपने जाति मुफाद के लिए। और उनके साथ जो आज लोग घूम रहे हैं, जो उनके गठबंधन में है, ये भी उसके जिम्मेदार है। मैं पंटरों का नाम नहीं लेना चाहता, मैं पंटरों का नाम नहीं लेना चाहता आज, लेकिन ये सब जिम्मेदार है। ये नौजवान, ये शहर की आवाम, आपको ये शहर को बचाना है। मेरा क्या होगा?
कुछ नहीं, गिरा देंगे, लेकिन ये शहर का नुकसान होगा, ये शहर टूट जाएगा, गरीब टूट जाएगा, अमीर टूट जाएगा, बुनकर टूट जाएगा, ये शहर बर्बाद हो जाएगा, ये शहर बर्बाद हो जाएगा। मेरा कुछ नहीं होगा, मैं घर जाऊंगा, बाल बच्चों में रहूंगा, कारोबार करूंगा, आराम से जिंदगी गुजार सकता हूं, लेकिन मेरे वालिद ने इंतकाल से पहले भी और मुझे तैयार किया था और कहा था कि अगर मैं मर भी गया तो ये शहर के गरीबों को छोड़ना मत, ये शहर को छोड़ना मत, इनका साथ देते रहना। इसके लिए आज मैं इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा हुआ हूं, इसके लिए आज मैं इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा हो रहा हूं, आपको संभालने के लिए मैं खड़ा हो रहा हूं। लेकिन मेरा क्या होगा? लेकिन आज आपको समझना है, मुफ्ती साहब आप गोली मारेंगे, मैं तैयार हूं, कहां आना है, वक्त बताओ, मार देना। अगर मेरे गोली, मैं मरने से, मुझे गोली लगने से अगर आपको एमएलए की चेयर मिलती है तो मुबारक हो, आप बता देना कहां पर आना, इंशाल्लाह ये शेख आसिफ आकर खड़ा रहेगा आपके सामने। बता दो वक्त, एड्रेस पता आप बताना, मैं आने के लिए तैयार हूं। काहे के लिए इलेक्शन करवा रहे हो? मार दो एक गोली, आप तो सरकार ने लाइसेंस दिया आपको, मत कराओ इलेक्शन। लेकिन आप गलत कर रहे हो, अभी मार देंगे, नॉमिनेशन के बाद मारो तो जीत के आएंगे। नॉमिनेशन होने दो, विड्रॉल होने दो, उसके बाद मारेंगे तो एक उम्मीदवार कम होगा ना। अगर मुझे आज मार देंगे फिर एक आध खड़ा होगे तो किसको किसको गोली मारोगे तुम? किसको? मुस्तकीम को मारोगे, शान को मारोगे, किसको मारोगे? मेरे भाई को मारेंगे, जाज बेग को, किसको किसको मारोगे? पहले नॉमिनेशन हो जाने दो, उसके बाद मार देना। मार देना क्या होगा? इलेक्शन ही नहीं होगा, तुम तो चुन के आ जाओगे। वन साइड, काय को 1.5 लाख की बात कर रहे हो? वन साइड मार देना। लेकिन ये शहर को बचाने की जिम्मेदारी दोस्तों आप लोगों की है। मैं दिलाऊंगा आजादी आपको, ये फिरका परस्तों से आजादी दिलाने का काम शेख आसिफ करेगा, ये नितेश राणे से आजादी दिलाने का काम शेख आसिफ करेगा। जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा, मैं उनसे आपको आजादी दिलाने का काम करूंगा असेंबली के अंदर जाकर। ये शहर को आजादी चाहिए, ये शहर गुलामी की जिंदगी जी रहा है 2-2.5 सालों से, और ये भी दादा भूसे के साथ मिलकर गुलाम बनाने का काम ये शहर के एमएलए साहब ने किया। समझो, मुझे बताओ क्या कमी है? सोलार अगर मैंने मंजूर किया, 110 मसाजिद का, मदरसे का सोलार सिस्टम अगर 5 करोड़ रुपया लाकर मैंने अगर मंजूर करवाया तो तुमको वो भी तकलीफ हो गई? बताओ, मैंने तमाम ही मसलक की ईदगाहों का वॉल कंपाउंड बनाया, जब भी आपको तकलीफ हुई? बताओ, अगर मैंने उर्दू घर बनाया तो भी तकलीफ हुई, फ्लाईओवर ब्रिज बनाया तो भी तकलीफ हुई, हज कमेटी बनी उस वक्त भी तकलीफ हुई। जितने तामीरी काम मैं करता गया आपको तकलीफ हुई, ये जिम्मेदारी आपकी थी। नहीं तो मुफ्ती साहब आप बता दो कि मैंने फला फला मदरसे का 100 बाय 100 का वॉल कंपाउंड मंजूर किया, एक बता दो। चलो, तुम आलिम हो ना, मुफ्ती हो ना, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी? नहीं थी क्या? एक मदरसे का वॉल कंपाउंड नहीं बनाया आपने, संडास बाथरूम तक एमएलए फंड से नहीं बनाया, वहां पर मदरसे के बच्चों को सहूलत नहीं दी, और आप बात करते हो। एक बताइए आप मुझे, आपने कहां काम किया हमको पता है, और कहां नहीं किया, और कहां पर डुप्लीकेट बिल निकला। थोड़ा रुकिए, इलेक्शन अभी बाकी है, अभी बहुत मटेरियल तुम्हारा आने वाला है बाहर, बहुत मटेरियल आएगा मुफ्ती इस्माइल साहब, बहुत मटेरियल आने वाला है। जिम्मेदारी थी कि नहीं मदरसे का वॉल कंपाउंड करना, संडास बाथरूम बनाना, उलमाओं को सहूलत देना, उलमा के लिए कुछ स्कीम लाना, मदरसे के बच्चों के लिए किताबें देना, कम से कम अरबी तुम लाइब्रेरी बना सकते थे उनके लिए, मैंने किताबें दी थी, आप मदरसे के बच्चों को लाइब्रेरी बनाते, शेख आसिफ तुम्हारा इस्तेकबाल तो करता। उलमाओं से मैं बोलता हूं, सोचिए आप, क्या आपके मदरसे के बच्चों को उन्होंने उर्दू अरबी लाइब्रेरी बनाकर दी क्या? किताबें दी क्या? दीनी किताबें दी क्या? कि बड़ी लाइब्रेरी उन्होंने शहर में बनाई क्या? कि उलमाओं की वहां बुक्स रखी है, किताबें रखी है, कि हमारे बच्चे इस्लाम की कुर्बानियां याद करेंगे, पढ़ेंगे? एक लाइब्रेरी बताओ। लेकिन आपने वो भी नहीं किया।
सिर्फ झूठ 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 की सियासत आपने 5 साल की और अभी तक आप करते आ रहे हो। ठीक है, मेरे वालिद गरीब थे, हमारा खानदान गरीब था, फटी कमीज पर आए, मेहनत की, मजदूरी की, आगे बढ़े। जिस हाल में भी एक किताब खुली है, मुफ्ती साहब मैं आपको यह नहीं बोलना चाहता हूं कि आप कौन सी हीरो होंडा पे घूमते थे। मैं ये नहीं आपसे सवाल करूंगा कि आप मौसमपुल पे कौन से फिटर के पास बनाते थे। मैं क्या किले वाले अच्छी तरह का जानते। शुरू करूंगा तो मैं अहमदनगर तक चला जाऊंगा, खरड़ी तक चला जाऊंगा, जा सकता कहां कहां पर फिर सब माल ठसा है बता सकता। अब तुम्हारे तो असर रसूख है, मेरे ऊपर ईडी की कार्रवाई करा लो, मेरे ऊपर सीबीआई की करा लो, मेरे ऊपर एनआईए की करा लो, तैयार हूं। जेल जाने कौन डरा मुफ्ती साहब। आपने हमेशा इस शहर के सियासी लोगों के बच्चों की कुर्बानियां ली, आपके बच्चों की कुर्बानियां कभी नहीं दी मुफ्ती साहब आपने। बताओ तुम्हारे बच्चों के ऊपर एक सादा एनसी हुआ क्या? सादा एक एनसी चैप्टर बनी क्या? जाकर मांडीवाल के बराबर तुम धरने पे बैठते, शेख आसिफ को अटक करो, इसको अटक करो, उसको अटक करो, इसके बच्चों को करो, इसको बच्चे पे करो, ये बराबर करते, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर एक सादी एनसी भी नहीं बनने देते। जरा जेल भेजो, जब समझ में आएगा कितनी तकलीफ होती। लेकिन अल्लाह का करम है, शेख रशीद साहब ने हमको सिखा के गए कि अंदर क्या रहना बाहर क्या रहना, कोई टेंशन नहीं ली, सब सीखे हमें। तुम डराओ मत कि बोले खुशखबरी मिलने वाली है किले के मीटिंग में, 2 लोग इनके घर के जाएंगे। अरे 8 दिन हो गए, मैं समझा 2 दिन में पुलिस आएंगी, 3 दिन में आएंगी, 4 दिन में आएंगी, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, अरे आज 8वां दिन हो गया, पुलिस ही नहीं आई। कब भेज रहे? मैं भी इंतजार कर रहा हूं किसको तुम जेल में डालना चाहते। दोस्तों, मैं जब से प्रचार शुरू किया 2 महीने से प्रचार शुरू किया, मैं एक बात बोल रहा हूं, मास्टर स्ट्रोक बोल रहा हूं कि नहीं? मास्टर स्ट्रोक की बात बोल रहा हूं। मेरे साथी लोग से भी मैं माफी चाहता हूं, मैं इनको भी नहीं बता रहा हूं, ये भी परेशान है बहुत, लेकिन उनको इतना भरोसा है, आपको इतना भरोसा है कि जो भी मास्टर स्ट्रोक शेख आसिफ खेलेगा वो कामयाब होगा, इतना भरोसा इन लोगों को है। लेकिन अब ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा। आज कितनी तारीख है? 4 और 10 से 11 दिन इंतजार करो, सिर्फ 10 से 11 दिन। आपको डंडा भी दूंगा, झंडा भी दूंगा और मास्टर स्ट्रोक भी दूंगा। फिर मास्टर स्ट्रोक बताऊंगा और इसी तरीके से मंच भी होगा उसी दिन, मीडिया भी होगी, मराठी मीडिया को भी बुलाऊंगा, शहर को आपको भी दावत दूंगा। सबके सामने मास्टर स्ट्रोक जब मारूंगा तो इंशाअल्लाह ये शहर और मेरे मुखालिफ भी चबा लेंगे। कोई फिकर उकर मत करो, पवेलियन के बाहर इंशाअल्लाह जाएगा, फिकर करो मत। लेकिन ये शेख आसिफ आपसे वादा कर रहा है इस आज कि आपको धोखा नहीं दूंगा, आपकी नुमाइंदगी करूंगा, बीजेपी के साथ नहीं बैठूंगा, फिरका परस्त पार्टियों के साथ नहीं बैठूंगा, आपका सौदा नहीं करूंगा, कौम के लिए लड़ूंगा। कुर्बानी देना मेरे को पसंद रहेगा, जेल जाना पसंद रहेगा, लेकिन आपका सौदा नहीं करूंगा, ये बात का वादा आज आपको दिला रहा हूं। मेरा साथ दीजिए। मैं तमाम ही लोगों को बोलता हूं, आइए, अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भी गलती होगी, मेरे परिवार से हुआ होगा कोई गलती, तो मैं माफी मांगता हूं। आइए मुझे समझिए, आइए मेरे करीब आइए, आइए बुनकर भाई आप भी करीब आइए।
आइए मजदूर भाई आप भी करीब आइए, आइए मेरी माँ बहनें भी करीब आइए, मेरे बुजुर्गों भी आइए। एक मौका मुझे एक मौका आप दे दो 5 साल के लिए, ये शहर का काया पलटने का काम आपकी दुआओं से, मेरी माँ बहनों की दुआओं से, मेरे नौजवान साथियों की दुआओं से इंशाअल्लाह मैं इसको पूरा निभाने की कोशिश करूंगा और कोई भेदभाव नहीं करते हुए सबको साथ लेकर चलूंगा। ये वादा आज मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आपसे करता हूं। दोस्तों, एक मौका मुझे दे दो शहर की आवाम। मुफ्ती साहब ने कहा या किसी ने कहा कि यतीम वाली बात भी उन्होंने इंटरव्यू में कही। हाँ, मैं यतीम हूं। हाँ, मेरे वालिद नहीं है, इंतकाल कर गए। हाँ, मेरी वालदा नहीं है, इंतकाल कर गई। हाँ, मेरे 3 चाचा इंतकाल कर गए। हाँ, मैं यतीम हूं, लेकिन यतीमों के सर पर हार फेरने के लिए ये 7 लाख की आबादी है। ये मंच बैठा है, यतीम के ऊपर हाथ रखेंगे ये, और इनकी दुआओं से इंशाअल्लाह असम्बली में पहुंचूंगा और ये शहर की भी और ये महाराष्ट्र की भी नुमाइंदगी करूंगा। मैं आज को आपको कसम खाकर बोलता हूं दोस्तों, मुझे यतीम बोला गया चलेगा, जो जो बोलना है बोलिए, सब माफ, मैं सब माफ कर दूंगा। बोलिए मुझे जो बोलना है, मेरे परिवार को बोलिए, तनकीद करिए, जो आपको करना है मैं तैयार हूं। मैं आपका जवाब नहीं दूंगा। मैं आपका एहतराम करता हूं और करता रहूंगा। उलमाओं का एहतराम करता, शहर के तमामी मसलक का एहतराम करता, तमामी उलमाओं का एहतराम करता, तमामी बिरादरी का, तमामी मसलक का, तमामी नौजवानों का, तमामी बुजुर्गों का, तमामी माँ बहनों का मैं एहतराम करता और करता रहूंगा। ये शहर मेरे लिए अजीज है, कुर्सी मेरे लिए अजीज नहीं है, ये शहर की आवाम मेरे लिए अजीज है। मैं ये वादा करता हूं आज आप लोगों से। आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां से उठने के बाद आप जाइए, आज रात जायजा लीजिए अपना, सोचिए 5 साल पहले हमने किसको वोट दिया, वो शख्स ने 5 साल में क्या किया। नौजवान भी सोचिए, आप भी सोचिए, शहर सोचिए कि हम कहां पर भटक गए, कहां भटकाया जा रहा है, किस रास्ते पर ले जाया जा रहा है। ये संजीदगी से ये शहर को आप सोचना पड़ेगा। आपको इस्तेमाल किया जा रहा, ये शहर को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये शहर के नौजवानों को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये शहर को गलत रास्ता बताने की कोशिश की जा रही है। मैं बुजुर्गों से कहूंगा कि आपके नौजवान जो है वो उन लोगों को भी भटकाने के लिए, गलत रास्ते पे ले जाने का काम ये शहर में हो रहा है, तोड़ने का काम, लड़ाने का काम हो रहा है, बदनाम करने का काम हो रहा है। आप अपने बच्चों को भी संभालिए, उनका भी मुस्तकबिल बनाने का सोचिए और आप भी इत्मीनान से सोचिए। शेख आसिफ गलत है, चौराहे के ऊपर आऊंगा, गलछी पकड़ के, कॉलर पकड़ के पूछना कि तूने गलत बोला, मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन मैं गलत नहीं बोलता हूं, सच बोलता हूं। दिख रहा है बोल रहा हूं, समझ रहा है बोल रहा हूं, शहर के हालात कहा जा रहे हैं समझ रहा है मुझको। फिरका परस्ती बढ़ रही है, मजीद बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी। ये तमाम ही चीजें कौन संभालेगा? ये तो हाथ उठा ले रहे, ये कौन सी बात है? एक नौजवान के साथ नहीं खड़े रह रहे, ये शहर के लिए हाथ उठा लेंगे। बकरीद का टाइम आता, ये चले जाते, जाना चाहिए, अल्लाह उनका हज कबूल करे, मुझे उससे कोई बात नहीं है। कम से कम प्रशासन की मीटिंग लेकर जाना, बोलते एक दिन कुर्बानी बढ़ा लो, ये कौन सी बात? समक शेर वालों को बोले एक दिन बढ़ा लो। इस तरीके का एमएलए ये शहर को मिला है। समझना चाहिए हम मुसलमान हैं, हमारे भी फराइज है, हमारी भी शरीयत है, हमारा भी दीन है, हम भी इस्लाम को मानने वाले हैं, हम दीन को मानने वाले हैं, एक अल्लाह एक रसूल को मानने वाले हैं। हुजूर की तालीमात हमारे अपने पास है, कुरान ने हमको सिखाया है, रास्ता बताया है। ये तमाम ही चीजें हम समझेंगे और उसमें कंप्रोमाइज अगर मेरे जैसा आदमी या कोई सियासी आदमी बोले तो हम मान ले। एक आलिम और एक मुफ्ती इस तरीके की बातें करते हैं, एक दिन आगे बढ़ा लो। अरे उनको बोलते उधर नहीं इधर आके कुर्बानी कर लो। मैं एमएलए रहता बोलता मेरे घर की गली के अंदर आके कर लो कुर्बानी, क्या होता है? बोले एक दिन आगे बढ़ा लो। अरे कोई बात है? कोई आपा का खेल है? शरीयत है। तो ये तमाम ही चीजें ये शहर को समझना है। आज मुझे बहुत दिल खोलकर बोलना थी, सियासत होते रहेगी,
चलता रहेगा, इलेक्शन आएगा, हार और जीत होगी, लेकिन कब तक मैं नहीं बोलूं, कब तक मैं आपको नहीं समझाऊं, कब मैं आपके लिए मैं रुकता रहूं, तो ये शहर का नुकसान होते जा रहा। अब देखना, हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, नहीं बर्दाश्त होता। अब ये आपको समझना है, शहर को समझना है। अगर नहीं समझे नौजवानों, शहर बर्बाद हो जाएगा। बहरहाल मैं जितनी बातें बोलना था, हो सकता है जाने अनजाने में मुझसे तकरीर में गलती होंगी तो अल्लाह वास्ते माफ़ करना, लेकिन मैं आप लोगों से बोलता हूँ, आने वाला मुस्तकबिल ये शहर का अपना है। ये शहर को एक मजबूत क़यादत की ज़रूरत है और मैं आपके लिए मजबूत क़यादत खड़ा हूँ आपके सामने। आप मुझे असेंबली में पहुँचाइए और उसके बाद देखिए आप। बहरहाल वीडियो देख कर जाइए नौजवान, आप लोग ऐसे ही बैठे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। सब बैठे रहेंगे भाई। वीडियो वाले कहाँ हैं, जल्दी से। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेख आसिफ शेख रशीद रुकन असेंबली मुंतखब हुआ हूँ, इसलिए मैं अल्लाह को हाजिर जानकर कसम खाता हूँ कि आइन के मुताबिक बना हुआ हिंदुस्तानी दस्तूर में सच्ची अकीदत व वफादारी से एहतराम करूँगा। हिंदुस्तान की कौमी एकता व भाईचारगी को बरकरार रखूंगा और जो फर्ज और जिम्मेदारी मैं अपने हाथों में ले रहा हूं, इसे ईमानदारी से पूरा करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज। हमारे मित्र सिलार साहब ने अभी एक बात उन्होंने उनके भाषण के अंदर कही है, मैं उनको सिर्फ माहिती देने के लिए यहाँ पर ये बात का उल्लेख करना जमीयत का वीडियो जरूरी समझता हूँ कि उन्होंने जमीयतुल उलमा हिंद की जो बात उन्होंने की है, जो उन्होंने जमीयतुल उलमा हिंद जो तंजीम है 2014 जो उन्होंने आरोप लगाया है, मैं ऐसा उनको माहिती देना चाहता हूँ। 2014 में आसिफ साहब ने जो कहा है वो सुने आप। 57 में ये तंजीम रजिस्टर तंजीम है और उसके बाद इस देश को स्वतंत्र करने के लिए, इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए इस देश के पहले शिक्षण मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद उस तंजीम के, उस संगठन के अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने इस देश की आजादी दिलाने के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी उस संगठन ने। आप उसकी माहिती ले सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे सिलार साहब ने ये बात कही कि वो केस लड़ते हैं, पेपर में जाहिरात देते हैं। मैं उनको ये बात भी बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जहां पर भी अगर फसाद हुआ, जहां पर भी महापौर आया, जहां पर भी भूकंप आए, जहां पर भी परिस्थिति खराब हो जाती है, तो वो जाहिरात के माध्यम से जो दान देना किसी को अगर होता है तो वो जान जमा करके वहां पर किसी को घर बनाकर देने का काम, हर समाज के लोगों को अनाज देने का काम, हर समाज को व्यवसाय करने का पैसा देने का काम ये संगठन करती है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने एक बात और आरोप लगाया कि बम ब्लास्ट के आरोपी लोगों के लिए कोर्ट के अंदर वकील खड़ा करते हैं। ये बात जरूर है कि खड़ा किया जाता है जमीयतुल उलमा की तरफ से, लेकिन मैं ये बात आज आप लोगों को बताना, माहिती देना जरूरी समझता हूं कि जिन नौजवानों के ऊपर, जो समाज के ऊपर अगर न्याय होता है तो उसको न्याय दिलाने का काम वो संगठन करती है।